Hello everyone, welcome to Study Vibes English for class 8th. In this video, we are going to discuss the part 3 of the chapter This is Jodie's Fawn from the book Honeydew. पिछले वीडियोस में हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने वो वाले वीडियोस देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। लिंक को खोलते ही आपको पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर अब हम पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फटाफट से पार्ट 2 के पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन पार्ट 2 इज़ कि जो जोडी है इस दौरान वो मिलविल के साथ जा रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगता है कि मिलविल उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि जो अगर फ़ोन नहीं मिला तो वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को मिलविल के साथ शेयर नहीं कर पाएगा, और अगर वो फ़ोन मिल गया तो उनकी जो मीटिंग है यानी कि फ़ोन और जोडी की जो मीटिंग है वो इतनी सीक्रेट होगी कि वो किसी को भी उसको देखना पसंद नहीं करना चाहता कि कोई भी उसको देखे या वो किसी के साथ भी उस मीटिंग को शेयर करे। इस वजह से क्या होता है, जोडी क्या कहता है कि अभी इतनी गहरी बुशेज़ हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा घास है, तो एक काम करो मिलविल, तुम उसको यहीं पर छोड़ दो। तो मिलविल पहले तो नहीं मानता, लेकिन जोडी उसको इंसिस्ट करता है कि नहीं, मैं उसको खुद ढूंढ लूँगा। तो जोडी उसको ढूंढ रहा होता है। एक पाइन ट्री को वो अपने कंपास की तरह यूज़ करता है डायरेक्शंस को देखने के लिए। ठीक है, उसी दौरान वो एक ऐसे स्पॉट पे आकर पहुँचता है जहाँ पर एक डो का यानी कि एक जो फीमेल डियर होती है उसका क्या पड़ा होता है, कंकाल रखा होता है, कैरकस। ठीक है, और उस स्केलेटन को देखकर जोडी क्या देखता है कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा बजर्ड्स होते हैं यानी कि वल्चर होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, जो कि जनरली ये जो जानवर होते हैं उनके फ्लैश को खा जाते हैं उनके मरने के बाद। ऐसे ही वो सर्कल बनाकर उसको खा रहे थे और वो जोडी की तरफ वो जो वल्चर्स थे वो एक अजीब तरीके से देख रहे थे। जोडी वहाँ आसपास देखता है, लेकिन उस फ़ोन के उसको कहीं पर भी निशान नहीं दिख रहे होते हैं। जोडी को क्या लगता है कि हो सकता है कल रात जो बारिश आई थी उसमें बहुत से निशान मिट गए हों, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सब हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 3 की बात को। पार्ट 3 में क्या हुआ, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। इस दौरान क्या होता है, जोडी अभी फ़ोन को ढूंढ ही रहा होता है कि क्या होता है, उसके सामने से कुछ चलना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ आसपास कुछ चीज़ है जो मौजूद है, तो एकदम से वो चौकन्ना हो जाता है। स्टार्टल का मतलब कि वो एकदम चौकन्ना हो जाता है और ये देखता है कि कोई जो चीज़ है जो उसके पास आने की कोशिश कर रही है, और इस वजह से जोडी टम्बल बैकवर्ड यानी कि वो पीछे लुढ़क जाता है। द फॉन लिफ्टेड टू इज फेस टू हिस। फिर क्या होता है, एक हिरण का बच्चा जोडी के मुंह के आगे अपना मुंह लेकर आता है। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। वो जो फ़ोन होता है वो उसका जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है और वो इस तरीके का मोशन करता है जो जोडी को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देता है। उसकी आइज़ जो है वो काफ़ी लिक्विड ही हो रही होती हैं। ठीक है, इट वॉज क्विवरिंग। क्विवरिंग का मतलब क्या होता है, वो शेक कर रहा होता है, स्लाइटली थोड़ा हिल रहा होता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जोडी क्या सोचता है कि अगर कोई फ़ोन ऐसे मेरे पास आके बैठ जाएगा तो ऑब्वियसली वो मुझे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जो फ़ोन है वो भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि वो कहीं चल के और चला जाए, वो वहीं पर था। ऐसा लग रहा था कि वो जोडी को कह रहा हो इट्स मी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो जोडी को कह रहा हो कि मैं ही हूँ जैसे तुम ढूंढ रहे हो। द फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। अब जो फ़ोन है वो क्या कर रहा है, अपनी नोज़ को आगे लेकर आता है और ऐसा कोशिश कर रहा होता है कि वो जोडी को सूंघ सके। ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन दी सॉफ्ट नेक। ठीक है, वो एक हाथ में ही आ जाता है और उसका जो नेक है, उसकी जो पूरी बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट है, और वो जोडी को क्या करता है, टच करने की कोशिश करता है वो फ़ोन। और ये जो है वो जोडी को डिलीशियस यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है कि ये हो क्या रहा है जोडी के साथ। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। अब वो जो फ़ोन है वो अपने चारों पैरों से आगे आने की कोशिश करता है और जोडी के काफ़ी करीब आ जाता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी। और जो जोडी है उसको भी उसका टच इतना अच्छा लग रहा होता है कि जोडी क्या करता है, अपनी पूरी कोशिश करके अपनी जितना ऊंचा हो सके उसको अपने हाथों में उठा लेता है उसकी बॉडी से। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन यानी कि जोडी को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है कि क्योंकि
कोई भी फ़ोन जो है वो इस तरीके से तो नहीं करेगा, एकदम से पास आ जाएगा, और जोडी ने उसको अपने हाथों में भी उठा लिया है। ये वही फीलिंग होती है जब आप किसी डॉगी को अपने हाथ में ले लेते हो और वो प्यार से आपके हाथ में आ जाता है। इसी तरीके से वो जो फ़ोन है वो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है, भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, और जोडी के पास आ चुका है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज़ जेंटली टू द फ़ोन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। उसने जब फ़ोन को छुआ तो उसको ऐसा फ़ील हो रहा था कि एक मिट्टी का बना हुआ, जैसे कि जो चिकनी मिट्टी होती है, जो क्ले होती है, उसका डियर है, और हो सकता है कि जोडी जो है उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं उसको तोड़ ना दूँ। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। चाइना डियर का मतलब एक क्ले डियर होती है जिसको आप आराम से तोड़ सकते हो। उसकी बॉडी इतनी सुंदर थी, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था वो। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड ही हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। उसमें से घास की एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी और शाइनी थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड। और जो जोडी है उसने आराम से उसको अपने बाजुओं में उठा रखा था। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जो फ़ोन है उसकी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, काफ़ी लंबी लंबी टांगें थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फ़ोन एट हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसने उसको उतनी ऊपर तक खींच रखा था कि उसकी जो टांगें हैं वो ज़मीन से टच ना हो, और उसको अच्छे तरीके से पकड़ रखा था। He was afraid that it might kick and bleat at a sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब यहाँ पर क्या होता है, जोडी को ऐसा फील हो रहा था कि हो सकता है कि जो फ़ोन है वो अपनी टांगें अब चलानी शुरू कर देगा, जोडी को मारना शुरू कर देगा, और अपनी मदर की स्मेल के लिए पूछेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। जो जोडी है उसने कोशिश की कि जहाँ पर जितनी भी बुशेस थी, जो बड़ी बड़ी घास थी, उसको वहाँ से हटा दे, और सबको हटाने के बाद वो आगे बढ़े। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू हिज बर्डन। अब जोडी के हाथ में फ़ोन था, फ़ोन भारी तो था ही, तो जोडी के लिए इतनी गहरी घास में से निकलना उस फ़ोन को अपने हाथ में लिए थोड़ा मुश्किल था। द फ़ोन लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम। अब वो अगर फ़ोन को ऐसे ही छोड़ देता तो हो सकता है वो बुशेस में फंस जाए और वो अपनी फ्रीडम के साथ ना चल पाए। अब यहाँ पर जोडी जो है वो इतना बड़ा बच्चा तो है नहीं, छोटा बच्चा है, तो उस दौरान उस फ़ोन को अपने हाथों में उठाना उसके लिए एक बहुत अलग सी फीलिंग थी, ठीक है, क्योंकि वो जो फ़ोन था वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, वो अपने पैरों पे भी ठीक से नहीं खड़ा हो पा रहा था। जोडी कोशिश कर रहा था कि वो अपने और उस फ़ोन के फेस को प्रिकलिंग माइंस, यानी कि जो नुकीली झाड़ियाँ हैं, उनसे बचा सके। इट्स हेड बॉब विद स्ट्राइड। और जैसे ही जोडी भाग भाग के वहाँ से जा रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ, वो जो फ़ोन है उसका सिर भी बहुत तेज़ तेज़ हिल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिम। अब जो जोडी है उसको ये फील आ रही थी कि उसका जो दिल है वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब उसने कहीं ना कहीं उस फ़ोन को एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच्ड ऑफ द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। अब अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क के इंटरसेक्शन पर वो पहुंच गया है, और काफ़ी ज़्यादा दौड़ दौड़ के वो आ रहा था। He stopped to rest and set the phone down on his dangling legs. फिर वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुक गया, और उसने उस हिरण को खड़ा करने की कोशिश की, उस फ़ोन को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जो थी वो डैंगलिंग, यानी कि काँप रही थी। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। और वो जो था फॉर्म, वो ब्लीटेड, यानी कि जैसे कि फ़ोन की जो आवाज़ होती है, मिमियाना जिसे कहते हैं, वो ऐसा कर रहा था। ही सेड एन्चांटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। अब यहाँ पर जो जोडी है वो उस फ़ोन को कहने की कोशिश कर रहा था कि जब भी मुझे सांस आ जाएगी, यानी कि जोडी जो है वो इतना चल चल के थक चुका था, फ़ोन इतना भारी था, इसलिए वो उसको कह रहा था कि मैं तुम्हें अभी उठा लेता हूँ, पहले मुझे सांस तो लेने दो। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फ़ोन वुड फॉलो इट इफ़ इट हैज़ बीन फर्स्ट कैरिड। तो यहाँ पर जोडी को अपने पापा की बात याद आती है। जैसे कि आप डॉगी के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर आप किसी डॉग को अपने हाथ में ले लेते हो, उठा लेते हो और उसको थोड़ा सा पुचकारते हो, तो क्या होगा, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो वो थोड़ी दूर तक आपके पीछे पीछे आएगा। सेम इस फ़ोन के साथ भी था। जोडी ने अभी उसको नीचे रखा ही था, जोडी ने जैसे चलना शुरू किया वो फ़ोन भी उसके पीछे पीछे आने लगा। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। जोडी ने कोशिश की कि वो उससे थोड़ा सा दूर जाके देखे, लेकिन जो फ़ोन है वो उसका पीछा कर रहा था। It took a new wobbling step towards him and cried piteously. ऐसा लग रहा था कि वो जो फ़ोन है वो रो रहा है कि जोडी उसको अपने हाथों में उठा ले। It was willing to follow him. It belonged to him. क्योंकि वो अब जोडी का फ़ोन बन चुका है, वो उसका खुद का फ़ोन है,
ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। जोडी को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने उसको ढूंढ लिया। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट एंड टू रन एंड रॉम्प विद इट। जोडी चाहता था कि वो उसके साथ खेले, वो उसके पीछे भागे और वो उसके साथ साथ चले और उसको अपने साथ अपने घर आने के लिए कहे। He dared not alarm him. He picked it up and carried it in front of him with 2 arms. वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जोडी ने क्या करा, अपनी दोनों बाजुओं में उसको उठा लिया। It seemed to him that he walked without effort. और ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी कोशिश के चले ही जा रहा है। अब यहाँ पर हमने आपको बहुत कुछ बताया इस फ़ॉन के बारे में और जोडी के बारे में कि इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो गई थी। His arms began to ache and he was forced to stop again. अब क्या हुआ, जोडी के हाथों में दर्द होने लग गया, उसकी बाजुओं में दर्द होने लग गया उस फ़ोन को उठाते वक्त, तो वो वहाँ पर फिर रुक गया। When he walked on, the fawn followed him at once. जैसे ही वो चलने लगा, फिर से वो फ़ोन उसके पीछे पीछे आने लगा। He allowed it to walk a little distance. उसने कहा कि ठीक है, ये जो फ़ोन है वो थोड़ी देर खुद अपने आप भी उसको चलना चाहिए। Then picked it up again. लेकिन थोड़ी दूरी पर उसने दोबारा से उसको अपनी गोद में उठा लिया। The distance home was nothing. उसको ऐसा लग रहा था कि घर आने में अब ज़्यादा दूरी नहीं बची है। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. वो ये सोच रहा था कि मैं पूरा दिन और पूरी रात इस फ़ोन के साथ रह सकता हूँ और उसको अपने पीछे पीछे चला सकता हूँ और मैं भी इसके पीछे पीछे चल सकता हूँ। He was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning cooling him. लेकिन क्या था, जो जोडी है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी हो रही थी, लेकिन बीच बीच में धीरे धीरे जो हवा चल रही थी, धीरे धीरे उसको ठंडक का एहसास दे रही थी। The sky was as clear as spring water in a blue china cup. एक ब्लू चाइना कप में जैसे कि पानी रखा होता है, ऐसे ही आसमान एकदम साफ था। He came to the clearing. ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर घास नहीं थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्रीन था क्योंकि रात को बारिश हुई थी। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. उसने कोशिश की कि जो फ़ोन है वो अब अपने आप खड़ा हो जाए और फिर से चलने की कोशिश करे। Then he had an idea. He would walk into the house into Penny's bedroom. फिर जोडी को एक आइडिया आता है कि वो घर जाएगा अपने पापा पेनी के बेडरूम के पास with the phone walking behind him. और वो जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे चलेगा। बट एट द स्टेप्स द फ़ोन barked एंड रिफ्यूज टू क्लाइम them. लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जो फ़ोन है यानी कि जो हिरण का बच्चा है वो चढ़ने से क्या करेगा, अनविलिंग, यानी कि वो मना कर देगा कि वो नहीं चढ़ेगा। He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. तो वो उसको अपनी गोद में उठा लेगा और वो अपने फादर के पास जाएगा। और उस दौरान क्या होता है, जो पेनी है उसकी आंखें बंद होती हैं और जोडी कहता है पा लुक, कि वो कहता है कि पापा उठो और देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड। अब क्या होता है, पेनी जोडी को देखकर, और ये सच में हो रहा होता है कि जो जोडी है वो अब अपने घर चला गया है और उस फ़ोन को लेकर आ गया है, लेकिन वो जो फ़ोन है वो सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़े से नखरे कर रहा है, इसलिए जोडी को उसको अपनी गोद में उठाना पड़ता है। और पेनी जैसे ही अपना सिर हिलाता है और देखता है कि जोडी क्या लेकर आया है, जोडी stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I'm glad you found him." अब यहाँ पर जो जोडी के पापा हैं वो भी बहुत खुश हो रहे होते हैं, जो पेनी है वो खुश हो रहा होता है कि वो जो फ़ोन है वो जोडी को मिल गया है, और वो कहता है कि आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि तुमने इसको ढूंढ लिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जोडी देन वेंट टू द किचन। फिर जोडी किचन में गया। द फ़ोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। और वो जो फ़ोन है वो भी इसके पीछे पीछे आने लगा। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। और सुबह का जो दूध है उसका एक पैन में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। अब उस पर मलाई भी आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। उसने जग में मलाई को निकाल के रख लिया और जो जितना भी दूध था उसको एक छोटे से बर्तन में डाल दिया। He held it on the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the good. अब वहाँ पर जो फ़ॉन था वो दूध पीने में भी नखरे कर रहा था। जैसे ही उसको दूध दिया गया उसने उसको वहाँ से धकेल दिया, लेकिन जोडी ने को पता था कि उसको अपनी मदर से डांट नहीं खानी है, इसलिए उसने फटाफट से उसको फर्श पे से गिरने से बचा लिया। अब क्या होता है, जोडी क्या करता है, अपनी फिंगर्स को डिप कर देता है मिल्क में। ही डिप हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ। वो क्या करता है, अपनी फिंगर्स को मिल्क में डालता है और फिर जोडी क्या करता है, फ़ोन के मुंह में अपनी फिंगर्स को डाल देता है ताकि वो दूध पी सके। इट सक्ड ग्रीडीली। और उसको बहुत भूख लग रही होती है। अब जो सीन है वो इतना प्यारा है कि जो जोडी है वो उस फ़ोन को खुद अपनी उंगलियों से मिल्क पिलाने की कोशिश
कर रहा है, अपनी फिंगर्स को डिप करता है बार बार और वो जो फॉन है उसकी फिंगर से ही मिल्क को सक करके पीता है। द फॉन ब्लू एंड sucked and snorted. It stamped its small hooves impatiently. जो यहाँ पर फॉन है वो अपनी बॉडी को हिलाता है और बार बार उस दूध को पी रहा होता है। As long as he held his fingers below the level of the milk, जब तक उसने अपनी फिंगर्स को मिल्क के लेवल तक रखा हुआ था, जो फॉन था वो खुश था। फिर उसने अपनी आँखों को बंद करा। It was ecstasy to feel its tongue against his hand. और जोडी के लिए बहुत ही अलग तरह की फीलिंग थी कि वो फॉन की टंग को अपने हैंड्स पर फील कर पा रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी सी टेल थी वो बैक एंड फोर्थ जा रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और जिसकी हम मिल्क को गर्गल कर लेते हैं यानी कि मिल्क पीते हुए आवाज़ निकालते हैं, वैसे ही वो फॉन भी आवाज़ निकाल रहा था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अलग से वीडियो में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। और इस चैप्टर के राइटर थे मार्जोरी किनन राउलिंग्स। थैंक यू।